आर्यन ने माता पिता के दबाव में आकर काव्या से शादी कर ली। शादी के बाद भी वो उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन काव्या के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय आर्यन खुद ब खुद मोम की तरह पिघल गया। काव्या उस दिन बाजार से लौट रही थी कि रिया उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है काव्या? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आज चल, सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। रिया काव्या को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। और सुना, क्या हालचाल है? कोई पत्र आया आर्यन का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर काव्या का मन उदास हो गया था। सच काव्या, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल तो नहीं। इस बीच बहरा मेज पर कॉफ़ी रख गया और रिया ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफ़ी पी और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली। पर काव्या की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वो देर तक आर्यन के बारे में ही सोचती रही। सच कह रही थी रिया, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल थोड़ी होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ ये खेल? क्यों? वो घर लौटी तो माँ जी अभी सो रही थी। उसने सोचा था घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। रिया उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वो जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। सहसा काव्या का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था रिया की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। रिया हमेशा खुश चहचहाती दिखती। वो अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वो अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने काव्या के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था आर्यन। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने ये रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांगकर ये रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वो उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। तब भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। वीरेंद्र, तुम्हारी ये बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसीलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वो दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वो हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब आर्यन इंजीनियर बन गया तो काव्या के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव बनाने लगे थे। वो जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही ये दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि आर्यन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो वो चौंक पड़े। ये कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता। और फिर जब सगाई हुई थी तब तो आर्यन ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? काव्या के पिता ने खुद भी 2-1 पत्र लिखे थे आर्यन को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वो खुद ही जाकर आर्यन के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर आर्यन का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वो, और पिताजी से भी कितना कहा था। क्यों नाहक जिद कर रहे हैं? जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था।
तभी अचानक आर्यन के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वो अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वो आर्यन को विदेश जाने की इजाज़त देंगे। इसी दबाव में आकर आर्यन शादी के लिए तैयार हो गया था। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं न कहता था, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, काव्या का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप गुण समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी आर्यन का तनासा चेहरा देखकर वो पल दो पल के लिए आशंकाओं में घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वो ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर आर्यन आते ही एक में खड़ा रहा था। उसने ना कोई बातचीत की थी, ना उसकी ओर निहार कर देखा था। वो कुछ समझ ही नहीं सकी थी क्या गलती थी उसकी। सुबह अंधेरे ही वो अपना सामान बांधने लगा था। ये क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारी भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने उसे छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वो। दूसरे कमरे में बैठी काव्या ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसुर फुसुर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था काव्या ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वो, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वो तो दूसरे ही दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था तो घर वालों के नाम। उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं था। रोती आंखों से वो देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रही थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद अनुपमा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वही थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेजते थे। कहते फिल्म देखाओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती वो कहाँ कभी संतुष्ट हो पाती थी। अनुपमा जीजी को भी अपनी ससुराल लौटना था। घर में फिर वो माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आर्यन भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नातेदार रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही वो लौट गया था। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की ज़रूरत है, ये ज़रूर कहा था उसने। काव्या जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा की रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वो जिसके बारे में सोचती रहती है, उसे तो शायद अवकाश कभी मिलता ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का सबसे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वो उसे बेटी की तरह दुलराने लगी थी। हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए
वो उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार काव्या की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वो। पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी। जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी काव्या की। शायद वो जग गई थी और उसे आवाज दे रही थी, अभी आती हूँ माँ जी, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी काव्या। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती अनुपमा जीजी को देखते ही वो चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए, सब कुछ खैरियत तो है ना? अकेले ही कैसे आई? बरामदे में ही अनुपमा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वो बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। अनुपमा ने बताया कि अचानक ही जीजाजी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर सीधे आ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आँख की रोशनी को बचाया नहीं जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही आर्यन को खबर कर दे काव्या। मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। अनुपमा की रुलाई थम नहीं रही थी। जीजाजी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही काव्या के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाएंगे रुपए। और काव्या ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियाँ और जंजीर आगे रख दी थी। नहीं काव्या नहीं, अनुपमा स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वो जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू तू तो हीरा है, पता नहीं आर्यन कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा। अनुपमा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। पर काव्या को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसके खातिर। मन की उस आंस को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी, ऑपरेशन सफल रहा। आर्यन को भी अब सूचना मिल गई थी और वो आ रहा था। पर इस बार काव्या ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वो किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी। सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वो। माँ, कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। ये क्या हालत बना रखी है? जीजाजी को क्या हुआ था अचानक? आर्यन ने पहुंचते ही माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और भी बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजाजी की तो आंखों की रोशनी ही चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था। लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजाजी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए। आर्यन हतप्रभ था। हाँ, क्या करती अनुपमा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाए, तो आते आते वो भी समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर आर्यन के सामने सब कुछ गड़गड़ हो गया था। काव्या चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वो नज़र उठाकर सिर ढके काव्या को
देखता रहा था। माँ जी, क्या बनेगा खाने में? काव्या ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं भी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हाल चाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा आर्यन के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफ़ी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। ये सुनकर चुप रह गया था आर्यन। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनकी यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई हैं या जान गई हैं कि वो नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन ही नहीं हुआ जाने का। काव्या ने अनुपमा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। ये तो काव्या और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हों। जब से काव्या के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वो भी इन लोगों से बदला जरूर रहेगा। उसकी तो अभी अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था अब तक वो। फिर काव्या का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। काव्या रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि काव्या जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और काव्या ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर काव्या माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी थी। देर तक नींद नहीं आई थी आर्यन को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वो उठा भी था। फिर याद आया था पानी का जग तो काव्या कमरे में ही रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर काव्या को आवाज़ देने की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वो अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वो सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर काव्या तो दूसरे घर की है, इसे क्या ज़रूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वो सो नहीं सका था। दूसरा दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफ़ी थक चुका था वो। काव्या अकेली कैसे कर पाती होगी। दिन भर वो भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खा लो ना, काव्या की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गरम गरम खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए आर्यन का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे, उनकी आवाज़ आ रही थी। उधर काव्या रसोई घर में सब सामान समेट रही थी। एक प्याला कॉफ़ी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर आर्यन ने उससे कहा था। काव्या ने नज़र उठाकर देखा भर था। क्या था उन नज़रों में? आर्यन जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था।
काव्या कॉफी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आर्यन की आवाज सुनाई दी, आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि आर्यन ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफी ठीक जान पड़ रही है। 2 क्षण रुककर आर्यन ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, काव्या ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो और वो बोली, आप अनुपमा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? माँ जी को भी साथ ले जाइएगा। थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। आर्यन चुपचाप काव्या की तरफ देखता रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा, हमेशा के लिए अपने साथ। धीरे से काव्या को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी काव्या का मन जैसे उन समधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। आर्यन को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसके पिता के कर्मों की सजा मैंने काव्या को देकर बहुत गलत किया। आर्यन ने काव्या से कहा, काव्या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे परिवार का हमेशा साथ दिया, कभी भी कोई शिकायत नहीं की। काव्या भी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको आर्यन का प्यार मिल गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।